1 मिनट का आपको टारगेट रखना है कि सर 1 मिनट में हम बढ़िया से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए आपको 15 क्वेश्चन रखने हैं। 90 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है, जिसमें से 15 मिनट आप निकाल लोगे 15 क्वेश्चन के लिए। फिर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। इन 10 क्वेश्चन को आप मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 3 से 4 मिनट का समय रखिए, यानी 30 मिनट आपको देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 कर सकते हो, 40 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। ज्ञान का आधार है ही नहीं मुख्य परीक्षा। वो जो आपने नॉलेज लिया है, सूचनाएं ली हैं, उसको कैसे हमको प्रेजेंट करना है, कितना देना है, यही पूरा खेल है। कई लोग याद करते रह जाते हैं, किताबें भर भर के पढ़ते हैं, इतने नोट्स बनाते रहते हैं, फिर भी नहीं निकलता है। कारण यही है कि हम सीखते ही नहीं कि डिमांड किस चीज़ की जा रही है, नॉलेज कितना देना है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, ये बताइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो 7 मार्कर होता है, देखिए आपको जो 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्कर के, उसको डील करना होता है। 1 मिनट का आपको टारगेट रखना है कि सर 1 मिनट में हम बढ़िया से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए आपको 15 क्वेश्चन रखने हैं। 90 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है, जिसमें से 15 मिनट आप निकाल लोगे 15 क्वेश्चन के लिए। फिर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। इन 10 क्वेश्चन को आप मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 3 से 4 मिनट का समय रखिए, यानी 30 मिनट आपको देने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 कर सकते हो, 40 से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। 35 मिनट मान के चलिए, अगर आपने 35 मिनट में बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, यानी हर क्वेश्चन के लिए 3.5 मिनट और 60 शब्द ही लिखने हैं, 20 शब्द प्रति मिनट आपने लिख लिया तो आपका काम हो जाना है। दूसरी चीज, जो 40 मिनट फिर आगे के बचेंगे, 15 मिनट 2 मार्कर के लिए, 35 मिनट आप 7 मार्कर के लिए, और फिर 40 मिनट बचते हैं। तो अगर 8 मिनट में एक उत्तर लिखते हो 200 शब्द वाला, तो भी आपका बहुत अच्छे से पेपर हो जाना है। बहुत शानदार कंटेंट, बहुत अच्छी राइटिंग, क्योंकि 160 से 170 शब्दों में ही आपको 200 वाला लिखना होता है। उतनी ही गुंजाइश होती है, उतना ही लिख पाता है। तो अगर आप 20 मिनट में, सॉरी 20 शब्द 1 मिनट में लिख रहे हो, तो भी आप 8 मिनट में वो वाले क्वेश्चन कर सकते हो। और 8 मिनट में एक क्वेश्चन मतलब 40 मिनट में 5 क्वेश्चन। समझ में आया? आराम से 90 मिनट में आप इस पेपर को डील कर सकते हो। कोई भी रॉकेट साइंस जैसा यहाँ पे काम है नहीं। तो आइए इसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। इसके लिए आपको मिलती हैं 12 लाइन, 12 से 13 लाइन मिलेंगी आपको। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है, वो हम आपको इकट्ठा सिखा देते हैं और फिर केवल कंटेंट को आप उसमें लगाते जाओगे। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है IBC का, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, यानी परिचय, मुख्य विषय वस्तु और फिर आपका निष्कर्ष। तो PSC आपसे कई सवाल ऐसे पूछेगा जहां आपको ये नहीं देना होता है और कई जगह ये नहीं देना होता है। मेन नंबर आपको मिलते हैं इसके। पहला फोकस करना है बॉडी पे। इंट्रो निष्कर्ष, इंट्रो निष्कर्ष के लिए इतना परेशान नहीं होना है। बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, घर आपका बढ़िया रहेगा, है ना। उसी तरह जैसे ये मान लीजिए आपकी कॉपी होती है, इस तरह से आपकी 12 लाइन मिलती है आपको 7 मार्कर के लिए। मान लीजिए ये कॉपी है और इसी तरह आपको एक पेज और मिल जाएगा, तो 200 का आपका आंसर बन जाएगा। याद रखिए, जब भी आपको ये वाला फॉर्मेट लगाना हो IBC का 7 मार्कर में, हमेशा 1 से 2 लाइन आप दे सकते हो इंट्रो के लिए, जिसकी भी आपको डेफिनेशन या सामान्य परिचय लिखना है। फिर आप कुछ इस तरह का कर्व बना सकते हो और यहाँ पे आप पॉइंट फॉर्म में 6 से 7 पॉइंट बता के निष्कर्ष खत्म कर सकते हो। समझ में आया? यहाँ पे आपने दे दिया परिचय, यहाँ पे आपने मेन आंसर लिख दिया और यहाँ पे बता दिया निष्कर्ष। जहां पे परिचय निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं लगती, केवल इंफॉर्मेटिव चीजें पूछी जाती हैं, सूचनात्मक चीजें, वहां पे आप सीधे ऐसे पेज बना के अपने आंसर को सीधे या तो छोटे छोटे फॉर्म में बांट के इस तरह से पॉइंट फॉर्म में ऐसे अपने आंसर को लिख सकते हो। समझ में आ रही है ये चीज? तो इंट्रो निष्कर्ष के लिए एकदम भी पागल नहीं होना है। क्वेश्चन की डिमांड समझिए, जहां आपको लगता है कि सर इंट्रो नहीं फिट बैठ रहा, समय भी नहीं है, आप सीधे मेन आंसर लिख सकते हो। 7 मार्कर में इसी तरह और 200 में भी इसी तरह। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है
हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। अब इसमें आप आईबीसी बना सकते हो। 2 लाइन में आपने बता दिया कि भैया हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, मान लो ये, तो ये तो नहीं लिखेंगे। ये बोल सकते हैं कि विश्व की सबसे उन्नत एवं शहरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जिसकी राजनीतिक जानकारी हमें निम्न आधारों पर मिलती है। ये आपका हो गया इंट्रो, है ना। एक मैं आपको बताता हूं, उसके बाद केवल आपको ऐसे ही फॉर्मेट बताता जाऊंगा। मान लो आपने यहां पे लिख दिया हड़प्पा सभ्यता विश्व की, है ना, सबसे उन्नत शहरी सभ्यता थी, जिसकी राजनीतिक जानकारी हमें अलग अलग आधारों पर मिलती है। ये आपने बता दिया। उसके बाद आपने क्या बताया, केंद्रीकृत प्रशासन। पहला ही पॉइंट हो जाएगा यहां, केंद्रीकृत प्रशासन। और यहां पे आपने बता देना है कि जो नगर नियोजन, ठीक है, और समकोण पर आपकी सड़कें, ठीक है, साफ सफाई, ये सब किसका प्रदर्शन करती हैं कि एक सेंट्रलाइज शासन रहा होगा। पहला पॉइंट ये बता दिया। दूसरा आपने बता दिया राजाओं की अनुपस्थिति, तो सीधा लिखना है जो हंटर महोदय थे, आप सीधा डालिए हंटर, और हंटर डाल के लिख सकते हैं कि शासन राजतंत्र ना होके जनतंत्र था। राजतंत्र ना होके, इसी में आगे आपको तो लंबी कॉपी मिलेगी, जनतंत्र था। ये आपने बता दिया। पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा हंटर ने क्या बोला, तीसरा आपने लिख दिया पुरोहित वर्ग, तो सीधा लिखना है पिग्गट। पिग्गट महोदय ने बताया पुरोहितों का शासन था। क्योंकि आपसे राजनीतिक भूमिका पूछी जा रही है, इसको हम आपको बड़े में ही बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, शब्दों के पीछे भी नहीं भागना है कि 60 ही लिखना है, कम ज़्यादा सब हो सकते हैं। आपने कम में अच्छा बता दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक फॉर्मेट समझ लीजिए इसका, फिर सारी चीज़ों को इसी पर ढाल दीजिएगा। कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए इस तरह की आपकी कॉपी आती है, ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधे आपने एक लाइन में या 2 लाइन में परिचय बताया कि विश्व की सबसे शहरी उन्नत सभ्यता, ऐसा बताया 2 लाइन में, है ना। फिर आपको लिखना है सीधे मेन पॉइंट, जो आपकी मेन बॉडी के आंसर है। यहां पे ही आपका पहला हो जाएगा केंद्रीकृत शासन, और आपको बताना है केंद्रीकृत शासन हमें किस माध्यम से दिखता है। फिर दूसरा पॉइंट बता देना है हंटर ने क्या बोला है। तीसरा पॉइंट बता देना है पिग्गट महोदय ने क्या बोला है। सब ने अपने अपने विचार दिए हैं, वही चीज आपको बतानी है ना। उसके बाद व्हीलर साहब ने क्या बोला है। जैसे केंद्रीकृत शासन में आपने बता दिया नगर नियोजन, 3-4 लक्षण बता दिए। कम ही लिखना है, अच्छा लिखना है, ठीक। इसके बाद राजाओं की अनुपस्थिति, तो हंटर ने क्या बोला कि राजतंत्र ना होकर जनतंत्रात्मक शासन, राजतंत्र ना होकर जन, यानी जनता खुद शासन करती थी, खुद अपने लिए पॉलिसीज बनाती थी। इतने में आपका एग्जामिनर समझ जाएगा। पिग्गट ने क्या बोला कि भैया पुरोहित वर्ग का शासन था, पुरोहित वर्ग का शासन। एक आप फॉर्मेट समझ लीजिए। उसके बाद व्हीलर साहब ने क्या बोला कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इन्होंने बोला जनतंत्र तो था लेकिन मध्यम वर्ग के हाथ में था, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक प्रणाली, ठीक। इसके बाद वणिक वर्ग के हाथ में कैसे दिखता है, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो पूरे व्यापारिक शहर थे, तो वणिक वर्ग लिख सकते हो कि व्यापार प्रमुखता, व्यापार प्रमुख था। यहाँ बड़े बड़े मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था, बेबीलोनिया तक व्यापार होता था, है ना। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों व्यापारिक प्रमुख राज्य थे, बंदरगाहों की अवस्थिति थी, ये आपने बता दिया। फिर यहाँ पे बता दिया सुरक्षा सैन्य व्यवस्था, तो आपने बता दिया कि किलेबंदी की गई थी।
और फिर निष्कर्ष में आपको लिख देना है कि हालांकि सभी विद्वान अलग अलग मत देते हैं, ठीक है, इसलिए कोई भी एक निष्कर्ष पर पहुंच पाना मुश्किल होता है, तो सभी के निष्कर्ष को सही माना जाता है। तो ऐसा लिख सकते हैं निष्कर्ष में कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से कोई लिखित प्रमाण नहीं है। उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर शासन तंत्र को हम सेंट्रलाइज्ड मान सकते हैं, कोई ना कोई एक सेंट्रल बॉडी रही होगी जो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को चलाती थी, ये आप इसको मान सकते हैं, है ना। 2 लाइन का आपको यहाँ पे निष्कर्ष दे देना है। तो मेन बॉडी में आपके लगभग 1 2 3 4 5 और एक ये सैन्य वाला, ये हो जाएंगे 6 पॉइंट। और आपका क्वेश्चन ही कितने नंबर का है? 7 नंबर का। एक एक नंबर आपको इन पॉइंट के लिए दिए जाते हैं, 1 नंबर आपका परिचय और निष्कर्ष के लिए होता है। तो ये आपको समझना है बहुत अच्छे से, कंटेंट में से ही चीज़ों को छांटना है। अपने नोट्स भी इसी तरह से बनाइए जिस हिसाब से लिखना है, बहुत ही कम लिखना है, ज़्यादा ज्ञान के पीछे नहीं भागिए।